अगेन टू रिवीजन सीरीज फॉर +2 क्लास। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2, जिसका पहला चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 9। नाम क्या है बच्चा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा जब हमने पढ़ा था उससे पहले एक बार छोटी सी एक स्टोरी लाइन देखते हैं ताकि आपको चैप्टर एक बार याद आ जाए। सबसे पहले है बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें वर्ड फाइनेंशियल इज डराइव्ड फ्रॉम द टर्म फाइनेंस, जिसका मतलब क्या है बच्चा? पैसा। कि जो आपका, और ये हम कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? अपने घर पे पैसा यूज हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, जो पैसा हमें बिजनेस के लिए चाहिए उस पैसे की बात करते हैं, उस पैसे की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि बेटा दो चीजें हैं, या तो घर को पैसे को घर पे मैनेज करा जाता है या पैसे को बिजनेस में मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे हम किस चीज की बात करेंगे? जब हम अपने बिजनेस में पैसे को मैनेज कर रहे हैं। अब सबसे पहली चीज कि जब हमें पैसा चाहिए क्यों बिजनेस को चलाने के लिए? सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद बिजनेस रन करने के लिए, मतलब जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो करने के लिए, अगर आप बिजनेस को मॉडर्नाइज करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, या बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। हमने बेटा जब चैप्टर पढ़ा था तो एक टर्म पढ़ी थी कि मनी या फिर फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, कि जिसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। तो इसीलिए, या फिर अगर आप कोई भी बिजनेस में एसेट परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? फाइनेंस चाहिए रहेगा। अब बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि भाई अब पैसे को मैनेज करने की बात क्यों आई? सबसे पहले बेटा एक छोटी सी स्टोरी लाइन है कि ये एक इंसान है जो कि अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। इसे ये क्लियर हो गया कि भाई मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, बट बिजनेस शुरू करने से पहले हमने इसे बोला कि भाई तेरे आगे 3 चिंताएं आएंगी, तेरे को 3 तरह के कंसर्न है जिसे फेस करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। कौन कौन सी चीजों को उसे ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, जब आप भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहली चिंता क्या है? एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कि भाई फंड्स आएंगे कहां से। कि सबसे पहली चिंता क्या है कि जो मैंने बिजनेस करना है उसके लिए पैसा कहां से आएगा? अपनी खुद की सेविंग्स ठीक है यार, बट अगर हम बड़े लेवल पे बिजनेस सोचे तो खुद की जो सेविंग्स है वो इनफ नहीं होती किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में रन करने के लिए। तो सबसे पहला कंसर्न क्या है बच्चा? कि पैसा आएगा कहां से। अब ये पता लग गया कि भाई पैसा कहां से आएगा, वो हम देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन खड़ा हो जाता है यूज ऑफ फंड्स, कि जब हमें ये पता लग जाता है कि पैसा कहां से आएगा तो हमें ये कंसर्न आता है कि हम उस पैसे को यूज किस तरीके से करेंगे। यूज कर लिया और उसके बाद क्वेश्चन होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, क्योंकि जो हमने फंड्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज करें हैं वो होली सोली हमारे खुद के नहीं होते, वो बाहर वालों से लिए होते हैं। अब हमें कि हाँ जी एक जो रिटर्न देनी है बाहर वालों को, उसका कंसर्न होता है कि भाई हम वो रिटर्न किस फॉर्म में और किस तरीके से देंगे। सबसे पहला क्या है बच्चा? आपका एक्विजिशन ऑफ फंड, जिसका मतलब क्या है बच्चा? कि पैसे आएंगे कहां से। इसमें क्या है, हम अलग अलग सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं। सोर्सेज आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि भाई ये देखते हैं कि हम पैसा कहां कहां से ले सकते हैं। किसी भी बिजनेस के पास बेटा 2 ऑप्शंस होते हैं पैसा अरेंज करने के, वन इज बाय डेट एंड अदर वन इज बाय इक्विटी। या तो वो किसी से, डेट का मतलब क्या है बच्चा? बोरो करना किसी से, और इक्विटी का मतलब क्या है? अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दे देना किसी को। वो क्या हो गया बच्चा? आपकी इक्विटी, कि या आप डेट रेज करके या आप थ्रू इक्विटी अपने फंड्स को रेज कर सकते हो। तो इसे आप किस टर्म में, आप कितना पैसा डेट से मंगवाओगे और कितना इक्विटी से मंगवाओगे, ये आप किस तरीके से कंपेयर करोगे? बाय कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। कॉस्ट कम हो, रिस्क भी कम हो। जितनी अगर मैं कहूंगी कि मेरी डेट में कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो मैं प्रेफर करूंगी इक्विटी, बट अगर मैं अगर मेरी इक्विटी में कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो मैं प्रेफर करूंगी डेट। बट उसके साथ ही मैं एक चीज ध्यान रखूंगी, रिस्क किसमें ज्यादा है? डेट या इक्विटी में? डेट में। क्यों? क्योंकि अगर पेमेंट फेल हो जाए तो उस केस में अपने बिजनेस की इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है। इस सारे डिसीजन को क्या नाम दे दिया जाता है बेटा? फाइनेंसिंग डिसीजन। ये क्या है? अबाउट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, की पैसा आएगा कहां से। कहां से आ सकता है बेटा? 2 सोर्सेस, या डेट से या इक्विटी से। जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर किस टर्म में करना है? कॉस्ट एंड रिस्क बोथ शुड बी मिनिमम एज वी कैन कीप, उतना हो सकता है। और इस पूरे डिसीजन को क्या नाम दे दिया जाता है बेटा? आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। क्लियर है? सॉरी, कौन से बेटा? 2 और मतलब
वो आगे पढ़ेंगे, फैक्टर्स देखेंगे बच्चा, बट बेसिकली हम दो चीजें कंपेयर करते हैं, कॉस्ट एंड रिस्क। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो एक एक करके करेंगे। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? उसके बाद आपके आ गया, अब आपको ये क्लियर हो गया कि भाई मैंने डेट से पैसा मंगवाना है या इक्विटी से, ये चीज क्लियर है। अब आप उस पैसे को यूज कैसे करेंगे? अब आपके गुल्लक में पैसे पड़े हैं, अब यूज ऑफ फंड्स का मतलब क्या है बच्चा? उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, लगाना क्या है। अब मेरे पास उसके लिए भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं, कितना पैसा मैं फिक्स्ड एसेट्स में लगा दूं और कितना मैं शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए रख लूं। और इसे हम शॉर्ट टर्म एसेट्स को और क्या बोल सकते हैं? कितना पैसा मैं अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए बचा के रखूं, जिससे मेरे डे टू डे ऑपरेशंस चलते रहेंगे। कितना मैं अपनी इन्वेंट्री में पैसा लगाऊं, कितने के मैं डेटर्स रखूं, ये सारी चीजों को भी मेरे को बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और फिक्स्ड एसेट्स क्या है बच्चा? कि जो मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है, लंबे टाइम तक मेरा पैसा एक तरह स्टक हो जाएगा, वो मुझे कैसे करना है। अब मेरे को पैसा लगाते टाइम क्या क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मेरी उस प्रोजेक्ट पे कॉस्ट आएगी, जितना पैसा मैं उस प्रोजेक्ट पे लगा दूंगी, वो कॉस्ट मेरी ज्यादा हो या कम हो? कम हो। किससे बच्चा? रिटर्न से, कि उस प्रोजेक्ट से आने वाली रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए जितना मेरा उस प्रोजेक्ट पे पैसा लग गया। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि मैं कहीं इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, तो उस टाइम मेरे को क्या होगा कि भाई मेरे को इस प्रोजेक्ट से रिटर्न ज्यादा आए कि जितना मेरा इस पे कॉस्ट लग जाए। उसके बाद हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट में मत लगा देना जिसके बाद आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की भी दिक्कत हो जाए, कि आपको आपके डेली ऑपरेशंस के लिए जो आपको सैलरीज पे करनी है, रेंट पे करना है, उसके लिए भी आपके पास सफिशिएंट फंड्स होना जरूरी है। तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि यू शुड हैव प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। एंड देन इट कम्स कि यू शुड नॉट इवन हैव आइडल फंड्स, कि आपके पास कोई फालतू खाली पैसा भी ना पड़ा हो। खाली पैसे का मतलब क्या था कि मैं कहूँ मैंने लोगों से 1 करोड़ उठा लिया, मेरे पास किसी प्रोजेक्ट में मेरे को लगाना था और उस प्रोजेक्ट में मेरा लगा सिर्फ 80 लाख, लोगों से कितना ले लिया? 1 करोड़, लगा कितना दिया? 80 लाख। 20 लाख मेरा कहाँ पे पड़ा होगा? बैंक में पड़ा होगा, हद से हद में उसकी FD करवा दूंगी, ठीक है। अब बट क्या है, FD से नो डाउट मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न आ रही होगी इनके उसकी फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, बट मेरे को उस पैसे से खर्चा भी तो हो रहा है, जिनसे पैसा उठाया उससे उन्हें भी तो मैंने कुछ रिटर्न, कि अननेसेसरी मेरी कॉस्ट ऐड करता रहेगा फंड। तो मेरे को दो चीजें देखने कि मेरे पास इतने कम फंड्स भी ना हो कि मेरे पास डेली ऑपरेशंस के लिए पैसा ना रहे, एट द सेम टाइम मेरे पास कोई इतने लाइक आइडल फंड्स भी ना हो जो कि मेरी अननेसेसरी कॉस्ट को ऐड करते रहे। यही सारी बातों को जब आप ध्यान रखते हैं तो मतलब आप क्या ले रहे हैं? आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आपको पैसा जो आपने अरेंज करा है उसे लगाना कहाँ है। क्लियर है बेटा? एंड देन योर लास्ट कम्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। पैसा आ गया, यूज कर लिया, पैसे यूज करके उससे कुछ कमा भी लिया। अब आपका नेक्स्ट कंसर्न क्या है कि उन फंड्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट किसको करना होगा बच्चे? शेयर होल्डर्स को, या फिर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या है, आपको ये डिसीजन लेना है कि कितना आप डिविडेंड दें और कितना आप एज अ रिटेन्ड अर्निंग रख लें। डिविडेंड का मतलब क्या है बच्चा? जब आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे देते हो, उन्हें कुछ कमा के लाइक कमाई दे देते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड दे देना। और रिटेन्ड अर्निंग क्या है? जितना कमाया तो उसका कुछ हिस्सा अपने पास ही रख लेना। कुछ हिस्सा अपने पास रखना क्यों जरूरी है बेटा? फर्दर ग्रोथ के लिए, अगर फ्यूचर में हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, ताकि हम अपने घर से ही पैसा निकाल सके। तो सारा पैसा जो हमने कमाया वो ऐसा नहीं हो सकता कि सारा का सारा हम इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड बाहर दे दें। और डिविडेंड देना क्यों ज़रूरी है बच्चे? अगर इसका कोई आंसर दे दे मज़ा आ जाए। शेयर होल्डर्स को खुश करना क्यों ज़रूरी है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैप फॉर हिम, बिकॉज दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि भाई अगर ये डिविडेंड ना देंगे तो हमारे शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, जिससे कि क्या है, शेयर होल्डर्स वेल्थ, हमें इसका मेन मोटिव क्या है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। हमारा मेन मोटिव ही पूरा नहीं हो पाएगा। अपने मेन मोटिव को पूरा करने के लिए हमें डिविडेंड देना भी जरूरी है। क्लियर है बच्चा? हो जाएगा। तो इस सबको हम क्या बोलते हैं बच्चा? आपका डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो कौन कौन से 3 कंसर्न्स हो गए बेटा? सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ फंड्स, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, यूज ऑफ फंड्स, और हाँ इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। सबसे पहले डिसीजन को क्या बोला जाता है? फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड देन कम्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड देन कम्स डिविडेंड डिसीजन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चा?
याद आ गया चैप्टर क्या था? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए उसके बाद आइए चैप्टर पे चलते हैं अपने। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें सबसे पहली टर्म क्या है आपकी? बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है बच्चा? जो पैसा चाहिए आपके बिजनेस को चलाने के लिए। एंड देन कम्स योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चीज को मैनेज करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज इसमें हमारे पास कितने डिसीजन आ जाते हैं बेटा? 3। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब पैसा आएगा कहां से। देन उसका क्या है? इन्वेस्टमेंट, कितना लॉन्ग टर्म में लगा दूं और कितना शॉर्ट टर्म में लगा दूं। और उसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द ओनर्स। किसको बांटना है हमने? ओनर्स को। क्लियर है बच्चा? और उसके बाद आ गया आप ये सब करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे मेन चीज कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ताकि आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। और वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होती है बच्चा? जब मार्केट प्राइस जो आपके शेयर्स का है वो इंक्रीज होता चला जाए। हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन किसका पार्ट बन जाता है? कि बेटा आप पैसा कहाँ पे लगा रहे हो। कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है कि जब आपने लॉन्ग टर्म कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो तब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है बच्चा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें बेटा हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि हमने डिसाइड करा हम एक डैम या ब्रिज बनाएंगे, ठीक है, उसमें क्या है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगने के सारी आज ही लग जाएगी? नहीं, उससे क्या कहते हैं, एक बार जब वो प्रोजेक्ट बन रहा होगा तब क्या होएगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। जब उससे कमाई होने लग जाएगी तब क्या होएगा? इनफ्लो ऑफ कैश। तो आपने कभी भी अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट से आने वाले कैश फ्लोज कैसे, कितना पैसा आपका जाता जाएगा और कितना पैसा कितने टाइम पे आपके पास अवेलेबल रहेगा और कितना पैसा टाइम टू टाइम आपके पास आता रहेगा। तो यही है कि जब कोई भी फर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है और इसमें क्या है कि कुछ कैश फ्लोज इनकम की फॉर्म में जनरेट भी होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड जो कि हमें बहुत ध्यान से केयरफुली एनालाइज करना चाहिए कि कैसे हम कोई भी कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ले सकते हैं बाय ये देख के कि हाँ जी कैसे प्रोजेक्ट से कैश आउटफ्लो और कितना कैश इनफ्लो हमें हो रहा है। क्लियर है बच्चा? एंड देन कम्स योर रेट ऑफ रिटर्न, कि आप उस प्रोजेक्ट से कमाएंगे कितना। जैसे कि आपकी बुक में भी ये एग्जांपल थी कि एक प्रोजेक्ट है जिससे आपको 10% रिटर्न आ रहा है और एक प्रोजेक्ट है जिससे आपको 12% रिटर्न आ रहा है, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली 12 वाला। तो इसमें हैं जी सॉरी नॉर्मल सिचुएशन में कि अगर बाकी सारी सिचुएशंस बाकी सारी कंडीशन कांस्टेंट रहे तो हम कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे? विद द हायर रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हमें रेट ऑफ मतलब रिटर्न ज़्यादा आएगी। एंड लास्ट वन इज योर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसमें क्या कहते हैं बच्चा? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप हायर क्लासेस में जाके अपनी कॉस्टिंग पढ़ोगे तो मैंने जो आपको कैश फ्लोज बताए कि मैं कहूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट पे आज 10 लाख लगेगा, अगले साल उसी प्रोजेक्ट पे 20 लाख लगेगा, उससे अगले साल 30 लाख लगेगा और 3 सालों बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया और उसके बाद मेरे को कैश फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे कि मतलब मैं कमाई करने लग जाऊंगी। तो अब मैं आज बैठ के देखूं कि ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। एक लेमैन क्या करेगा? 10 लाख 20 लाख 30 लाख को प्लस करेगा, उसके बाद 3 साल बाद जो पैसा आ रहा है, पहले साल 5 लाख आ गया, दूसरे साल 6 लाख आ गया, वो ना उसे प्लस करने लग जाएगा। ये हो गया एक लेमैन जो करेगा। बट एक कॉस्टिंग का स्टूडेंट क्या करेगा? उस पैसे को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगा कि हाँ जी आज 10 लाख जा रहा है, एक साल बाद 20 लाख जाएगा, उस 20 लाख की आज वैल्यू कितनी है? ठीक है, क्योंकि आप भी देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बीतता है पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। मतलब मैं कहूँ 1 रुपए की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। तो इसीलिए हम आज के टाइम में देखते हैं कि वो 20 लाख की वैल्यू आज क्या है, तो इसे ही हम कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू देखना। तो यही सारे जब आप फॉर्मूलाज लगाते हो एक प्रोजेक्ट को लाइक इवेल्युएट करने के लिए, उसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया यूज करना और ये इवेल्युएट करना कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। क्लियर है बच्चा? हो जाएगा। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग योर फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या था बच्चा? कि कितना पैसा
पैसा कहाँ से आएगा, कि हम इक्विटी ले या डेट ले। ये टॉपिक पढ़ते टाइम अपने दिमाग में सिर्फ दो चीजें रखना, इक्विटी से पैसा उठाएंगे या डेट से, बस, ठीक है। और इक्विटी से पैसा लेना है या डेट से, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, क्या क्या चीजें हम सोचेंगे, वो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चा, कॉस्ट। अगर मैं कहूं कि मेरी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मैं क्या प्रेफर करूंगी, फटाफट से आंसर चाहिए मुझे। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मैं क्या प्रेफर करूं, इक्विटी। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो डेट। तो यही है कि जितनी कॉस्ट मेरे, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स जिसकी ज्यादा होगी, मैं ऑल्टरनेटिवली दूसरा सोर्स जो है उसे प्रेफर करूंगी। देन कम्स योर रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंसिंग रिस्क। बिजनेस रिस्क का एक और नाम क्या था बच्चे, ऑपरेटिंग रिस्क। एक्सीलेंट। दो तरह के रिस्क होते हैं, वन बिजनेस रिस्क एंड अदर इज फाइनेंसिंग रिस्क। बिजनेस जो टोटल रिस्क है वो कैसे बनता है, टोटल बिजनेस का रिस्क है वो कैसे बनता है, टोटल बिजनेस रिस्क इज इक्वल्स टू बिजनेस रिस्क प्लस ऑपरेटिंग रिस्क, सॉरी फाइनेंसिंग रिस्क। जब हम दोनों रिस्क को मिला देते हैं तब हमारा टोटल रिस्क निकल के आता है कि इस बिजनेस में कितना रिस्क है। पहले टर्म्स क्लियर करती हूँ। व्हाट इज ऑपरेटिंग रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क इज अ रिस्क दैट माय बिजनेस विल बी अनेबल टू पे इट्स बेसिक सैलरीज, रेंट और अदर एक्सपेंसेस। कि मेरा जो बिजनेस है वो सैलरीज, रेंट या बाकी जो मेरे खर्चे हैं वो ही नहीं दे पाएगा। ये होता है मेरा बिजनेस रिस्क, या फिर इसे नाम देते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, कि मैं अपने बिजनेस को सही तरीके से चला भी नहीं सकती, ठीक है। और ऊपर से आ जाता है मेरा फाइनेंसिंग रिस्क। फाइनेंसिंग रिस्क का मतलब है कि जो पैसा मैंने बाहर से उठाया है, कौन सा पैसा, डेट। यहाँ पे फाइनेंसिंग रिस्क इज होली सोली एसोसिएटेड विद डेट, कि जो मैंने डेट बिजनेस से के लिए उठाया उस डेट वालों को मेरे को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रीपेमेंट बेटा, ठीक है। इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कुछ जब वो मैच्योर हो गया तो मुझे उन्हें प्रिंसिपल भी रीपे करना पड़ेगा। मेरा एक ऐसा रिस्क कि मैं अपने डेट वालों को उनका ब्याज या फिर उनकी प्रिंसिपल अमाउंट ही ना दे पाई, तो ये कौन सा रिस्क हो गया बेटा, फाइनेंसिंग रिस्क। बिजनेस कौन सा रिस्क अवॉइड नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंसिंग रिस्क कैन बी अवॉइडेड और नॉट? फाइनेंसिंग रिस्क अवॉइड हो सकता है या नहीं? हाउ? इक्विटी लेके, क्यों, तब मेरे पास क्या है, ऑप्शंस है। अब मैं कहूं मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रेंट पे करूं या नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। सैलरीज दूं या नहीं, देनी ही पड़ेंगी। बट फाइनेंसिंग रिस्क कैन बी अवॉइडिंग बाय स्विचिंग टू इक्विटी। तो यही है बेटा मेरा कि अब मैं जब रिस्क की बात करूंगी तो मैं ये देखूंगी कि भाई मेरे बिजनेस का टोटल रिस्क क्या है। मैं पहले टोटल रिस्क नहीं देखूंगी, मैं सबसे पहली की चीज क्या देखूंगी कि मेरा ऑपरेटिंग रिस्क कितना है। अगर मेरा ऑपरेटिंग रिस्क हाई है तो मैं अपना फाइनेंसिंग रिस्क लो रखूंगी ताकि मेरा बिजनेस का टोटल रिस्क कम रहे। क्लियर हुई बात? ऑपरेटिंग रिस्क मैनेज नहीं हो सकता बट फाइनेंसिंग रिस्क ऊपर नीचे हो सकता है। मैं कहूंगी कि अगर मेरा जो ऑपरेटिंग रिस्क है वो यहां पे, फाइनेंसिंग रिस्क हिला सकते हैं, फाइनेंसिंग रिस्क नीचे रखूंगी। अगर मेरा ये ऑपरेटिंग रिस्क लो है तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ फाइनेंसिंग रिस्क हाई, ताकि मेरा टोटल रिस्क अंडर कंट्रोल रहे। टोटल रिस्क जीरो हो सकता है नहीं। रिस्क हमने +1 में भी अगर आपने पढ़ा कि बिजनेस का रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप उसे कम कर सकते हैं बट कभी भी जीरो नहीं कर सकते। बिजनेस करोगे तो रिस्क साथ में आएगा। क्लियर है बच्चा? तो यही पॉइंट है बच्चा आपका किसके लिए, रिस्क के लिए, कि जो टोटल रिस्क है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चा, आपका बिजनेस रिस्क कितना है एंड फाइनेंसिंग रिस्क कितना है। अगर आपका बिजनेस रिस्क कम है तो कंपनी में फेस फाइनेंसिंग रिस्क और वाइज वर्सा। और इसमें मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, बाकी आप चेंज करके लिख सकते हो। अगर आपको पेपर में लिखना हो तो आप दोनों चीजें लिख के आओगे कि मेरे बिजनेस का अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो मैं अपना फाइनेंसिंग रिस्क कम रखूंगी, अगर मेरा ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो मैं अपना फाइनेंसिंग रिस्क ज्यादा रखूंगी, ताकि मेरी दोनों चीजें क्या हो, मेरा टोटल रिस्क बैलेंस हो जाए। क्लियर है बच्चा? याद रहेगा। एंड देन कम्स योर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है बेटा? कोई भी
किसी भी सिक्योरिटीज को इशू करके इशू करने की जो कॉस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आप ये देखेंगे कि अगर आपकी जिस भी मोड की फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, आप ऑल्टरनेटिवली दूसरा जो सोर्स है उसे उठा लेंगे, आप उससे पैसा रेज कर लेंगे। क्या आप सिर्फ एक फैक्टर देखते हैं, सारे फैक्टर्स मिला के देखते हैं? सारे फैक्टर्स मिला के देखेंगे। एंड देन कम्स योर बेटा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है बच्चा? हमने, अगर आपको याद हो, ये चीज़ पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं है अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो उसकी कैश पोजीशन भी साउंड हो। तो अब हमें कौन से सोर्स से पैसा उठाना है, तो हम कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन भी देखेंगे। अगर किसी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होने का मतलब उसका देन लेन, पैसे का देन लेन अच्छा रहता है, तो मतलब वो क्या प्रेफर कर सकती है, डेट या इक्विटी? डेट। क्योंकि डेट में क्या है, हमें इक्वली रेगुलर इंटरवल्स पर कुछ कैश का आउटफ्लो करना ही करना पड़ेगा। वो ना करे तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। अगर किसी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो वो क्या प्रेफर कर सकती है, डेट कर सकती है। अगर उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो क्या प्रेफर करेगी, इक्विटी प्रेफर करेगी। देन कम्स योर बच्चा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है बच्चा? बिजनेस को चलाने के जो खर्चे हैं, अगर आपके वो खर्चे क्या है, कम है, तो आप क्या है, डेट फाइनेंसिंग प्रेफर कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस को चलाने के खर्चे ही इतने हैं तो उस केस में आप डेट का रिस्क नहीं ले सकते। एंड देन कम्स योर कंट्रोल कंसिडरेशन। जितनी आप इक्विटी उठाओगे उतना ज़्यादा आपका कंट्रोल बिखरता चला जाएगा। पावर्स एंड मैनी हैं। अगर आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रेफरेंस ऐसी है कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमारा रिस्क कितने हाथों में है, देन यू कैन गो फॉर इक्विटी। बट अगर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये कंसर्न है, दे डोंट वांट टू शेयर देयर कंट्रोलिंग पावर, देन यू हैव टू गो फॉर डेट। क्लियर है बच्चा? एंड देन कम्स योर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बच्चा कैपिटल मार्केट का मतलब ये है कि जहाँ से आपने पैसा उठाना है वहाँ पे कैसी है। अगर बच्चा बूम पीरियड चल रहा है, मतलब शेयर्स का प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम क्या है, हर बंदा शेयर्स में पैसे लगाने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। मतलब आप इक्विटी के थ्रू इजीली पैसा उठा सकते हैं। बट वेयरएज अगर वही डिप्रेशन या रिसेशन का टाइम चल रहा है तो उस केस में इक्विटी से पैसा उठाना ज़्यादा ईजी नहीं है, तो उस केस में आपको डेट प्रेफर करना पड़ेगा। हो जाएगा बेटा? क्लियर है? क्लियर है बच्चा? सारे फैक्टर्स आइए फटाफट से एक बार देखते हैं। सबसे पहला कॉस्ट, देन रिस्क, देन फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब सिक्योरिटीज को इशू करने में जो भी कॉस्ट आती है, देन कैश फ्लो पोजीशन, देन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन कंट्रोल कंसिडरेशन, एंड लास्ट वन इज योर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। इन सातों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट में बच्चा प्रॉब्लम क्लियर है? हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन कम्स योर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। इसमें आप क्या दो चीजें देख रहे हो बच्चा, कितना हम डिविडेंड दें और कितनी हम रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास रख लें, मतलब अपने गुल्लक में पैसा बचा के रखें या उस पैसे को बांट दें। बांटने का फायदा क्या होएगा बच्चे? अपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो पाएगी, और रिटेन अर्निंग्स को रखने का फायदा क्या होएगा, फ्यूचर हमें, अगर हम फ्यूचर में कोई ग्रोथ देख रहे हैं तो उसे हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चा, आपके फैक्टर्स जो अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन है वो क्या क्या है। सबसे पहला क्या है बच्चा, आपकी अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। पहली चीज़ जो है कि आप लोगों को पैसा दे सकते हैं, यानी पहले ये देखो आप खुद कमाते हो या कि नहीं। ठीक है, जितने पैसे ज़्यादा होंगे, जो जितना ज़्यादा अर्न कर रहा होगा वो ज़्यादा डिविडेंड दे सकता है, और जिनकी अर्निंग लेस होएगी उन्हें अल्टीमेटली कम डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन कम्स योर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। हमने बेटा ये पढ़ा था कि कंपनी जो है वो डिविडेंड दे सकती है अपने करंट प्रॉफिट्स एज वेल एज देयर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स में से वो डिविडेंड को दे सकती है। अगर कंपनी की एक स्टेबल अर्निंग है, रेगुलर इनकम है, कि हाँ जी उन्हें ऐसा नहीं होता कि इस साल 10 करोड़ का फायदा हो गया और अगले ही साल उन्हें 5 करोड़ का नुकसान हो गया, इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती उनकी अर्निंग्स में, तो उस केस में क्या है, अगर उनकी स्टेबल अर्निंग है कि हाँ जी वो बहुत आसपास के, कि मैं कहूँ मेरा हमेशा जो अर्निंग्स है वो 10%, 20%, 30% के करीब रहते हैं मेरे रेवेन्यू के, तो उस केस में अगर मेरी स्टेबल है अर्निंग तो उस केस में मैं डिविडेंड डिक्लेयर करना अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे आने वाले हालात इतने ख़राब नहीं होंगे। बट इन केस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस की अर्निंग्स ही स्टेबल नहीं है तो वो ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती, क्योंकि टाइम कैसे चेंज होएगा उन्हें खुद भी नहीं पता चल सकता। क्लियर है बच्चा?
देन कम्स योर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या कहता है बच्चे, कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि भाई वो लोग सिर्फ तब डिविडेंड देते हैं जब उनकी जो अर्निंग्स है वो परमानेंटली इंक्रीज हो जाए, कि अगर जो उनकी अर्निंग्स में चेंज आया है वो ज़्यादा वो नहीं है कि मैं कहूँ जो अर्निंग में चेंज है टेम्परेरी नेचर का नहीं है, परमानेंट नेचर का है, तो वो क्या है कि कंपनीज द पॉलिसी ऑफ पेइंग स्टेबल एंड स्टेडी डिविडेंड सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग कंपनीज रेपुटेशन। और इसका फायदा क्या होता है कि जो कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही होती है, एक शेयर होल्डर्स के माइंड में बहुत अच्छी रेपुटेशन बनी होती है उस कंपनी की कि भाई हाँ ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। डिविडेंड पर शेयर इज नॉट चेंज इफ चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल या फिर सीम्स टू बी टेम्परेरी इन नेचर, कि वो कंपनीज अगर उन्हें लगे कि हाँ जी इस साल हमें 10 लाख ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो हम अपना डिविडेंड भी बढ़ा देते हैं, वो इस केसेस में अपना डिविडेंड चेंज नहीं करते। बट अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमें 10 लाख का फायदा हो गया और ये फायदा हमें हर साल होएगा, ठीक है, सिर्फ उस केसेस में वो अपना जो डिविडेंड का रेट है उसे इंक्रीज कर देते हैं ताकि उनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन बनी रहे। क्लियर है बच्चा? देन कम्स योर कैश फ्लो पोजीशन। डिविडेंड देने से कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो बच्चा? आउटफ्लो होता है। तो इसी केसेस में अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है तो उस केस में वो डिविडेंड पे कर सकते हैं। अगर उनके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है तो उस केस में कंपनीज को डिविडेंड डिक्लेयर करने की पोजीशन में वो नहीं रहते। एंड देन कम्स योर शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस में अगर आपको याद हो कि हमने ये देखा था कि कंपनी को ये देखना पड़ता है उनके जो शेयर होल्डर्स है वो किस तरीके के हैं। अगर तो वो ऐसे लोग हैं, यंग टाइप्स लोग हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा हो गया कि नहीं भाई हमें ग्रोथ दो, हमें ऐसे नहीं है कि हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, हम अपना कमा लेते हैं, हमारी जो होली सोली डिपेंडेंस है वो डिविडेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो उस केस में वो क्या कहेंगे कि उनकी प्रेफरेंस क्या होएगी कि डिविडेंड नहीं भी आएगा तो चलेगा। बट अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो रिटायर्ड पर्सन है या ओल्ड एज हैं जिनके होली सोली वो डिपेंडेंट ही डिविडेंड पे है, तो कंपनी को क्या पॉलिसी लेके चलनी पड़ेगी कि वो हर साल अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड दे। क्लियर है बच्चा? देन कम्स योर टैक्स पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहले, अब क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी बताया था पहले क्या था बच्चा, डिविडेंड वॉज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ shareholders and companies used to pay DDT, that is dividend distribution tax on distribution of dividend। पर अब क्या है बच्चा, अब कंपनीज के ऊपर DDT नहीं लगता, अब वो क्या है शेयर होल्डर्स के हाथ में ही टैक्सेबल हो चुका है। बट मैंने इसीलिए यहाँ पे सिंपल रखा है कि अगर जो टैक्स रेट है DDT है वो कम है तो कंपनीज हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। बट हाँ अगर कंपनीज के ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा बढ़ता है, उन्हें ज़्यादा DDT देना पड़ता है, तो उस केस में दे विल कीप देयर डिविडेंड रेट लो। क्लियर है बच्चा? एंड देन स्टॉक मार्केट रिएक्शन। मैनेजमेंट को स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस को भी कंसीडर करना पड़ता है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है कि हाँ जी बहुत सालों तक उन्होंने डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर करा तो उनकी रेपुटेशन भी कम होएगी, ठीक है, लोगों के उनके शेयर्स को ज़्यादा अच्छा भी नहीं मानेंगे, तो इसी चीज़ों को भी कंपनी को कंसीडर करना पड़ता है जब वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे होते हैं। एंड देन कम्स योर असेस टू कैपिटल मार्केट। असेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है बच्चा कि दो तरह की कंपनीज होती है। एक ऐसी कंपनीज है कि वो जब भी अपना IPO, ठीक है, IPO लेके आती हैं, पहला कोई ऑफर लेके आती हैं कि हाँ जी हम ये प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं, बताओ हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो उनका क्या है, पहली बार में IPO बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है कि लोग कहते हैं कि हाँ जी हम इसके शेयर लेंगे, हम इसके शेयर लेंगे। बट वेयर एज दूसरी कंपनी ऐसी है कि भाई उसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, लोग एक बार सोचेंगे कि इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं। तो वही है कि आपका जो कैपिटल मार्केट पे असेस कैसा है, आपकी पकड़ कैसी है, आपकी रेपुटेशन कैसी है। अगर मैं कहूँ मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं जब चाहूँ कंपनी बाहर लोगों से पैसा मंगवा सकती हूँ, तो उस केस में अपना डिविडेंड ज़्यादा रखूंगी क्योंकि मेरे को ज़्यादा रिजर्व करके पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मेरी कैपिटल मार्केट पे इतनी अच्छी असेस नहीं है, मेरे को इतनी जल्दी पैसा अरेंज नहीं होता, तो उस केस में मैं ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स पे रिलाई करूंगी कि मैं अभी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दूं ताकि इन केस मेरे को फ्यूचर में अगर कोई ग्रोथ दिखे या कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो मैं उसे ले लूँ। देन कम्स योर लीगल कंस्ट्रेंट कि कंपनीज में क्या है, आपको पहले कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो कंपनीज को पहले उन जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा, उसकी के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना डिविडेंड दे सकते हैं। एंड देन लास्ट वन इज योर कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं कहूँ कंपनी ने किसी बाहर वालों से लोन लिया हुआ है,
लोन लेने से पहले तो वो लोग क्या कर देते हैं बेटा, कंपनी के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं कि भाई जब तक आप हमारा इंटरेस्ट नहीं दोगे, वापस नहीं करोगे, और जितना पैसा हमें आपको हमें रीपे करना है, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है जो रीपे करनी है, जब तक आप उसका 10% 20% रिजर्व नहीं रख देते, तब तक आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते। अगर ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट की ऐसी बंधावट डाली हुई है किसी लाइक लेंडर ने या बोरर ने, तो उस केस में क्या है, कंपनी को पहले उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, सिर्फ उसके बाद ही वो कितना डिविडेंड दे सकते हैं वो डिसाइड कर पाएंगे। क्लियर है बच्चा? हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? एक बार फटाफट से यहाँ तक पॉइंट्स देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बदतमीज़ याद भी आ रहा है कुछ? हाँ, हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या था बच्चा? इसमें आप क्या चीज़ देखते हैं, अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को देखते हैं और ये देखते हैं कि वो पैसा आएगा कहाँ से, और फिर उसे ऑप्टिमम तरीके से पैसे को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग याद है किसी को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, मज़ा आ गया। सबसे इसके दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्या क्या बच्चा? सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब भी हमें पैसा चाहिए उस टाइम पे हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स होने चाहिए। एंड सेकंड, टू इंश्योर अननेसेसरी फाइनेंसेस नॉट रेज्ड, कि हमारे पास नो आइडल फंड्स वाली सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है बच्चा? ना ही तो हमारे पास सरप्लस फंड्स हो और ना ही, और एट द सेम टाइम हमारे पास जितने फंड्स हमें जब चाहिए उतने अवेलेबल हो जाएं। इंपॉर्टेंस क्या है बच्चा फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि हमें क्यों ये सब देखना पड़ता है कि हाँ जी कितना पैसा चाहिए, और ये भी देखना पड़ता है कि भाई हमारे पास आइडल फंड्स ना हो। ये कंपनी के सबसे पहले क्या है, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करते हैं, ताकि कंपनी अपने आप को फ्यूचर में, कि अगर उसे ये पता है कि मेरे को किस टाइम पे कितने फंड्स चाहिए होंगे, तो वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को खोएंगे नहीं पैसे की वजह से, तो वो अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर लेते हैं। कंपनी अवॉइड कर सकती है, कोई भी बिजनेस अवॉइड कर सकता है किस चीज़ को बेटा? बिजनेस रिस्क या सरप्राइज को, कि हाँ जी एकदम से क्या हो गया। अगर वो अपने आप को प्रिपेयर है, पहले से प्लानिंग करके चल रहा है, तो जो बिजनेस में शॉक्स या रिस्क आ सकते हैं उन्हें अवॉइड कर सकता है या उन्हें कम कर सकता है। और देन क्या है, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बीच में फंक्शंस में कोऑर्डिनेट कर सकता है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होएगी कि हाँ जी उस इंसान ने भी सेम पर्पस के लिए पैसा उठा लिया, दूसरे ने भी उठा लिया, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होएगा। आप अपने प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर सकते हो। आप अपने एक लिंक बना सकते हो किसके बीच में बेटा? इन्वेस्टमेंट एज वेल एज अपने फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में। एंड टू मेक द इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर, कि हाँ जी आपको अगर आपने प्लानिंग करके चीज़ें रखी होंगी तो आप इवेल्युएट कर सकते हो कि भाई हमने कहाँ पे मार खाई और हमारी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ रही। क्लियर है बच्चा? हो जाएगा। एंड देन कम्स योर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था बेटा? कि ये देखना कि जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आपकी टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट में कितना डेट है और कितना इक्विटी है, इस चीज़ को पूरा देखना एज योर कैपिटल स्ट्रक्चर, कि मैंने जो मेरे को टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी उसमें से मैंने कितना डेट के थ्रू रेस करा और कितना इक्विटी के थ्रू रेस करा। हो जाएगा बच्चा? देन कम्स योर फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आप अगर ये देखते हैं कि आपको किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए, आप अपनी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट में कितना डेट रखेंगे और कितना इक्विटी रखेंगे, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। दिस इज मोर और लेस सेम लाइक फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल वही सेम रिलेट करेंगी। सबसे पहला क्या है बच्चा? कैश फ्लो पोजीशन, इसीलिए मैंने इसे खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है जो कि हम ऑलरेडी फाइनेंसिंग डिसीजन में देख चुके हैं। नया पॉइंट क्या है बेटा इसमें? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहती है बेटा? कि आपकी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी है आपके इंटरेस्ट के ऊपर जो कि आपने डेट में चुकाना है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? जितनी आपकी ये रेशियो बड़ी होती जाएगी या कम होती जाएगी? जितनी हायर द रेशियो, हायर यू विल प्रेफर, हायर यू कैन प्रेफर डेट, कि जितना कि इसका मतलब ये है कि एक कंपनी इंटरेस्ट और टैक्सेस देने से पहले कितना कमा रही है कंपैरेटिव टू कि जितना उसने बाहर इंटरेस्ट पे करना है। बट दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की एक लिमिटेशन थी, क्या बच्चा? जो कि किसने पूरी कर दी? आपकी
नहीं याद? इंटरेस्ट कवरेज रेशो की एक लिमिटेशन है। कैसे? ये नहीं याद ना? चलो ये थोड़ा टेक्निकल था पॉइंट, पर अब इस पॉइंट को ध्यान रखो बेटा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ने, हाँ जी, जितना हमारी कंपनी पहले से ही इंटरेस्ट पे कर रही होगी, अच्छा, जो कैश फ्लो दोनों पहले ही ज्यादा होगा, पहले ही ज्यादा है, रिटर्न कब होएगी ना हमारी फिर? नहीं याद है? नहीं याद? नलाइक को पेपर दे चुके हो, बदतमीजो, पिटाई करूंगी इसके बाद आपकी। चलो ध्यान से सुनो, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, याद आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या था बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशो जब कंसेप्ट लेके आए, इन्होंने ये बोल दिया कि आप ना अपनी अर्निंग्स देखो कि आप कितना कमा रहे हो, दो चीजें लेस मत करना उसमें से, एक इंटरेस्ट और एक टैक्सेस। इंटरेस्ट के बाद ही टैक्सेस लेस होते हैं ना, ये तो याद है। इसे क्या बोलते हैं हम? डेट। इसीलिए भी लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज दिस गेट इट्स अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, याद है ना? क्योंकि पहले इंटरेस्ट लेस होता है और उसके बाद टैक्सेस पड़ते हैं। और डिविडेंड पहले दे दिया जाता है टैक्सेस के या बाद में? बाद में। याद है ना? ये तो याद है ना? मैं सारी बिजनेस स्टडी दोबारा पढ़ाऊंगी और +2 में दोबारा एडमिशन करा दूंगी अगर ये पॉइंट ना याद हुआ, ठीक है? इन्होंने क्या बोला कि अर्निंग्स देखो, उसमें से दो चीजें माइनस मत करना, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है जी, मेरी अर्निंग्स आ गई। कहते हैं इसे कंपेयर करो किसके साथ है? आपके इंटरेस्ट के साथ, कि आपने कितना बाहर इंटरेस्ट पे करना है। इसकी लिमिटेशन एक थी बेटा, जो कि आपकी डेट सर्विस कवरेज रेशो ने पूरी कर दी। वो क्या थी बेटा? इसमें से जब हम अपने खर्चे माइनस कर रहे हैं, उसमें हम बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं। नॉन कैश जैसे कि डेप्रीसिएशन, इट्स अ कैश एक्सपेंस और नॉन कैश? नॉन कैश। प्रोविजंस, ऐसी चीजें हम लेस करते हैं, बट ये एक्चुअल में हमारे आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ। हमने बोला कि मैंने कितने पैसे कमा लिए, उसमें से मैंने कुछ ऐसे खर्चे कम कर दिए जो कि एक्चुअल में खर्चा है ही नहीं, मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं रहा, उतनी मेरे पास कैश की अवेलेबिलिटी है। तो अगले ने क्या बोला? ये कहता अब अपने प्रॉफिट्स उठाओ। प्रॉफिट भी कौन से उठाना? टैक्सेस के बाद वाले। टैक्सेस तो आउटफ्लो ऑफ कैश होएगा, ऊपर इन्होंने टैक्सेस भी अभी लेस नहीं कराए थे, बट टैक्सेस से तो आउटफ्लो ऑफ कैश होएगा, वो तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। ये कहते हैं प्रॉफिट कौन से उठाना? सबसे नीचे वाले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से ऐड कर दो डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस, इससे एक्चुअल में आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऐड कर देना। इंटरेस्ट क्यों ऐड कराया इसमें? लेस हुआ इसमें से? इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट लेस किया था, क्यों? क्योंकि टैक्सेस भी दे चुके हैं। ये कहते हैं वो खर्चा ऐड कर लेना अपना, क्योंकि वो वही तो कंपेयर करना है कि इंटरेस्ट देने के लिए पैसा है भी या नहीं। इंटरेस्ट ऐड कर लो और साथ में नॉन कैश एक्सपेंसेस जो कि एक्चुअल में आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ, वो खर्चे भी ऐड कर दें, ताकि आपको ये पता चले आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपकी कंपनी के पास कैश कितना है। और कहते कंपेयर किससे करना? सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा, और साथ में जो आपकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, पैसा भी तो वापस करना है, ठीक है? अगर कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है उस साल में, उसे भी आप कंपेयर करना कि क्या उसे चुकाने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं। अब ये रेशो जितनी हाई जाती रहेगी उतनी हमारी प्रेफरेंस डेट के लिए बढ़ती जाएगी। मैडम दिमाग खोलो, ठीक है? एब्सेंट माइंडेड हो आप, ध्यान कहीं और है। क्लियर है बच्चा? बेटा पर जाएगा तो सही ना मेरा बच्चा, आउटफ्लो ऑफ कैश तो होएगा ना, गवर्नमेंट को थोड़ी बोल देगी कि बाद में आ जाइयो। क्यों? बच्चा तभी तो टैक्सेस माइनस कर दिए ना, ताकि अगर ये थोड़ी कह रहे कि प्रॉफिट टैक्स निकाल दो, इंटरेस्ट माइनस मत करना। एक बार इंटरेस्ट माइनस इसीलिए तो करा कि ताकि एग्जैक्ट जितनी टैक्सेस की अमाउंट है वो लेस हो सके, ठीक है? सबसे एंड में कहते कैश देखो एक तरह से आपके पास कितना है, एंड में जितना प्रॉफिट बचा उसमें से वो खर्चे ऐड कर देना जो एक्चुअल में खर्चे है ही नहीं, प्लस आपका इंटरेस्ट ऐड कर देना, और फिर उसे डिवाइड करके देखना जो आपकी
प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, या फिर जो भी आपकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है उससे कंपेयर कर। अब ये रेशो जितनी हाई जाती रहेगी उतनी आपकी प्रेफरेंस डेट के लिए बढ़ती जाएगी, और जितनी ये रेशो कम होती रहेगी उतनी आप इक्विटी को प्रेफरेंस देते रहेंगे। क्लियर है बच्चा? अब सबको याद रहेगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज ध्यान से खेलेंगे। देन कम्स योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहती थी बेटा कि आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस किससे देखेंगे बच्चा हम, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, कि आप कितना कमा रहे हैं। अगर आपकी ये ROI आप किससे कंपेयर करोगे उसके बाद, कॉस्ट ऑफ इस पे तो बदतमीजों एग्जाम्पलें करी हुई हैं। नहीं याद करो। ROI इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को किससे कंपेयर करते हो, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करते हैं। अच्छा, ओही मैडम वही तो कह रहा सी। फटाफट याद लो, अर्निंग पर शेयर से नहीं, वो तो आता था। देखो याद करो, बहुत बड़ी एग्जाम्पलें करी थी। हाँ, जो एग्जाम्पल सॉल्व करी। अच्छा वो बुक्स नहीं है आज, अच्छा हुआ। अर्निंग पर शेयर ना, याद करो क्या था, अगर याद आ जाए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को किससे कंपेयर करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट ना। और मैं भी तो कॉस्ट ऑफ डेट बोलो ना, मैं कॉस्ट ऑफ बोल दे रही हूँ। तो आप अपनी जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उससे किसे कंपेयर करते थे बेटा, आपके कॉस्ट ऑफ डेट के साथ। अगर मैं कहूँ मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12 है और मेरी कॉस्ट ऑफ डेट 10 है, मतलब मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है और मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12 है, मैं अब इस केस में डेट बढ़ाऊं या डेट कम करूं, डेट बढ़ाऊंगी या कम करूंगी। मेरे डेट बढ़ाने से क्या होएगा, याद है किसी को? वेरी गुड। अगर मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है मेरी कॉस्ट ऑफ डेट से, मैं जितना डेट बढ़ाती थी उतना मेरा क्या होता चला जाता था बेटा, मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ती रहती थी। पर अर्निंग शेयर, मेरी एक शेयर पे जो अर्निंग है वो बढ़ती रहती। एग्जांपल दूसरी लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 है, इंटरेस्ट रेट 15 पे करना है, डेट बढ़ाऊं या कम करूं? कम करूं। अब जितना डेट बढ़ाऊंगी तो उससे क्या होएगा, अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होएगा। चलो अब एक बात बताओ, हर बार हर कंपनी सिर्फ ROI को अपने डेट्स की रेट से कंपेयर करके डिसीजन लेती होगी कि हम डेट लें या इक्विटी लें। अगेन माय क्वेश्चन इज, क्या हर कंपनी उसकी कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है उसे अपनी रिटर्न ऑन ROI से कंपेयर करके डिसीजन ले लेती होगी कि मैं कितना डेट लूं या इक्विटी लूं? टोटल कॉस्ट। मेरी ये बात पक्का है कि अगर मेरी ये सिचुएशन है कि मेरी ROI ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। तो क्यों ना कंपनी, उसका मोटिव क्या है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू तो बढ़ ही रही है, तो वो क्यों नहीं लेती है? वेरी गुड। कि जितना डेट ज्यादा हो रहा है कंपनीज का कौन सा रिस्क, नाम क्या है, फाइनेंसिंग रिस्क बढ़ रहा है। तो कंपनीज को अपना EPS भी देखना है, एट द सेम टाइम अपना रिस्क भी मैनेज करना है। तो इसकी डिसएडवांटेज यही होती है कि भाई कंपनी का रिस्क बहुत बढ़ता रहता है। क्लियर है? तो यही चीज है कि आप क्या करेंगे, कंपनी की ROI कंपेयर करेंगे। जितनी ROI बढ़ती जाएगी इंटरेस्ट रेट से, उतनी आपकी डेट के लिए प्रेफरेंस बढ़ती जाएगी, और जितनी आपकी ROI कम होती रहेगी उतनी आपकी डेट के लिए प्रेफरेंस कम होती रहेगी।
देन कम्स योर कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट जितना ज़्यादा होएगा, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो आप इक्विटी प्रेफर करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो उस केस में आप डेट प्रेफर करेंगे। देन कम्स योर टैक्स रेट। सेम पॉइंट कि जो आपके टैक्स का रेट है, अगर जो डीडीटी पे करना है उसका रेट अगर ज़्यादा है तो कंपनीज, वो पॉइंट थोड़ी है, टैक्स रेट में क्या आएगा, सब कह रहे हैं हाँ जी, टैक्स रेट वाला वो पॉइंट है, डीडीटी आएगा यहाँ। डीडीटी कहाँ पड़ा है मैडम, पता नहीं मैडम, मैडम जाओ, मैडम जाओ। डिविडेंड डिसीजन, यहाँ पे टैक्स रेट किसकी बात हो रही है? टैक्स रेट ज्यादा होएगा तो मैं डेट प्रेफर करूंगी या इक्विटी? अब आएगा मजा। क्यों? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? टैक्स बेनिफिट। किसके केस में मिलता है? और वो डेट के केसेस में। इंटरेस्ट रेट कम होएगा तो मैं क्या, सॉरी, टैक्स रेट कम होएगा तो मेरी प्रेफरेंस इक्विटी में चली जाएगी, क्योंकि वहां पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते। क्लियर है बच्चा? देन कम्स योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि जितना आप ज्यादा, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बच्चा ये क्या कहते हैं? कहते हैं जितना आप ज्यादा डेट इन्वॉल्व करते जाते हो, रिस्क किसके ऊपर आता है? शेयर होल्डर्स के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने बेयर करना है, कोई भी नुकसान हुआ। जितना ज्यादा कंपनी डेट रेज करेगी उतना कंपनी का रिस्क बढ़ जाएगा, और वो रिस्क कौन ले रहे हैं? शेयर होल्डर्स। जितना रिस्क उनका बढ़ता रहेगा, उनकी कंपनी से एक्सपेक्टेशंस हाई होती रहेंगी। हायर द रिस्क, आई वांट हायर द प्रॉफिट्स। तो यही चीज है कि जितना आप कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट इन्वॉल्व करते रहोगे, उससे क्या है, आपका फाइनेंशियल रिस्क जो कि शेयर होल्डर्स फेस कर रहे हैं वो बढ़ता रहेगा, जिससे कि क्या है, इंक्रीज इन रिस्क ऑल्सो इंक्रीज द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो आपका डेट है उसे भी आप एक लिमिटेड लेवल तक दे सकते हो, कि जितनी आप अपने शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा कर सको। अगर वो ना पूरी हुई तो ऑब्वियसली उस केस में भी शेयर का प्राइस कम होएगा, तो उसमें भी आपका अल्टीमेट जो मोटिव है क्या, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, वो कहीं ना कहीं बीट होता रहेगा। क्लियर है बच्चा? देन कम्स योर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या थी बेटा? इसमें भी वही है कि जो अब आप एक बार फ्लोटेशन कॉस्ट कंपेयर करो कि किसकी ज्यादा होती है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इक्विटी की या डेट की? इक्विटी की, क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटीज है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? देन योर रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क किससे बढ़ता रहेगा आपका? डेट से। अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर डेट, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर इक्विटी। देन कम्स योर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में लोग पता है क्या लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको ये है कि हाँ डेट मिल रहा है तो ले लो, नहीं फ्लेक्सिबल हो तो इक्विटी ले लेना, बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं है बेटा। इस पॉइंट में ये चीज़ नहीं है। बच्चे जो नहीं पढ़ के जाएंगे ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी में यही बकवास मार के आएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहती है कि भाई जितना आप ज़्यादा डेट लेते रहते हो, डेट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ मॉर्टगेज करना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा डेट लेते रहोगे उतनी आपकी डेट लेने की जो क्षमता है वो कम होती रहेगी। तो कंपनीज को हमेशा अपने पास एक ऐसी प्रोविजन रखनी चाहिए कि भाई उनकी पूरी वो सारी सीमाएं, हर चीज़ गिरवी ना रखी हुई हो, कि उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी हो कि फ्यूचर में जाके अगर वो डेट उठाना चाहते हैं तो वो उठा पाए। देन कम्स योर कंट्रोल। कंट्रोल क्या कहता है बच्चा? कि हाँ जी, अगर आपके शेयर होल्डर्स को देखो वो कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इक्विटी, एल्स गो फॉर डेट। देन कम्स योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, की जिसमें ज़्यादा प्रोविजंस है, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन लॉज लगेंगे, अगेन वो किसमें ज़्यादा है? आपके इक्विटी में। देन कम्स योर स्टॉक मार्केट कंडीशन। कौन कौन सी, अगर आपका बूम है या रिसेशन है, उस टाइम को आप कंसीडर करके आप क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। देन क्या है बच्चा? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, की हाँ जी जो आपके जैसी सिमिलर इंडस्ट्रीज है वो क्या प्रेफर करें। कहते बेटा एक बार उन्हें भी देख लेना, बट यहाँ पे एक पॉइंट था कि भाई हम चाहे वो बिल्कुल हमारे जैसी हो, तब भी हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार देख सकते हैं वो कैसा चला रहे हैं, बट उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते कि कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसा वो करेगा वैसे ही मैं करूँगा, चल तू मेरे पीछे पीछे तेरे मैं चलूँगा, है ना। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ एक बार देख सकते हो। क्लियर है बच्चा? देन कम्स योर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या थी बेटा? योर मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट
जिन्हें कि आप लॉन्ग टर्म पीरियड में चलाएंगे। अब इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है, ये क्या है आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इफेक्ट, कि अगर आपने आज किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, मैं कहूँ मेरे पास 3 ऑप्शंस थे प्रोजेक्ट ए बी सी, कि मैंने अगर एक बार लॉन्ग टर्म किसी एसेट में, ठीक है प्लांट एंड मशीनरी है बेटा, बहुत महंगी आते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व हो जाती है, कि वो डिसीजन मेरा कैसा था, इससे मेरी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है, जो उसका इफेक्ट है, वो मेरे को लंबे टाइम तक देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं होता जैसे कि हम कहते हैं इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं या फिर रिवर्सिबल एट हाई कॉस्ट, कि या तो बहुत पैसा लगा के रिवर्स होंगे या फिर रिवर्स ही नहीं हो पाएंगे, और बहुत ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व है, और इसमें जो रिस्क है वो भी ज़्यादा होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट भी डूब गया तो हमारी कंपनी भी डूब सकती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने कैपिटल जो डिसीजन है उन्हें फिक्स कैपिटल के रिलेटेड जो भी डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन है, उन्हें हम ध्यान से लें। एंड देन कम्स योर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है बच्चा, कि जो पैसा आपको आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स को, डेली एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए चाहिए, वो क्या है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। देन कम्स योर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि आपको कितना पैसा लंबे टाइम तक, ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या है बच्चा आपका नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या था बेटा, कि ये डिसाइड करना, ये देखना कि आपका जो बिजनेस है उसकी क्या नेचर है। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, सर्विस में हो या ट्रेडिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग वाले में हो उसमें आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, हाई होती रहेगी, और जैसे अगर आप ट्रेडिंग में हो कि सिर्फ ले दे के सामान बेच रहे हो तो आपको आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होती रहेगी। देन कम्स योर स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या कहते थे, जितने ज़्यादा स्केल उतनी ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, और जितने कम स्केल, छोटे लेवल पे स्केल, उतनी कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट। चॉइस ऑफ टेक्निक, कितनी तरह की टेक्निक्स है, 2। वेट 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 वेट, क्या बोला, क्या बोला, कौन सी 2 टाइप की, तो 2 टाइप कौन कौन सी थी बेटा, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव क्या कहती थी, जिसमें हम ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे, और लेबर इंटेंसिव क्या कहती थी, जिसमें ज्यादा लेबर वर्क होएगा। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगी, और वही अगर हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, ज़्यादा लेबर से काम कराते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है प्लांट एंड मशीनरी में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की। देन कम्स योर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये क्या कहते थे बच्चा, कि आप ये देखो कि जिस सेक्टर में, जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है, अब मैं कहूँ आप कंप्यूटर्स बना रहे हो जिसमें आए दिन नए अपग्रेडेशन आ जाते हैं, हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो उस केस में आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी वरना कम रहेगी। देन कम्स योर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। इसमें क्या बोलते हैं कि अगर आपके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हाई हैं, आपको फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ दिखती है, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, एल्स यू नीड लेस फिक्स कैपिटल। एंड देन कम्स योर डाइवर्सिफिकेशन। इफ यू वांट टू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट, सिमिलर नेचर। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है बेटा, जरूरी नहीं, डाइवर्सिफिकेशन में सिमिलर होता ही नहीं है। जैसे इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल आईटीसी, तंबाकू भी बना रहे हैं, होटल्स भी हैं, स्टेशनरी भी है, बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स में डील कर रहे हैं, तो वो क्या है बच्चा आपके डाइवर्सिफिकेशन। कि अगर आप कंपनी, आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं कि हाँ जी आपको बिल्कुल अनरिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी वरना कम रहेगी। देन कम्स योर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। याद है किसी को, याद है, ये नहीं याद होएगा। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव बदतमीजो क्या था, मैं थोड़ा सा हिंट दे दो बेटा, हाँ बाकी तुम मुझे समझा दियो। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव में था कि जब आप अपनी मार्केट में प्लांट एंड मशीनरी लेने जाते हैं तो आपके पास उस टाइम 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। आप चाहे तो उसे कैश पे लेके आ सकते हैं, चाहे तो आप उसे लीज पे लेके आ सकते हैं। अगर आप कैश पे खरीद रहे हैं तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ हो जाएगी, अगर लीज पे ले रहे हैं तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। ये तो याद होएगा,
मेरे को पता ना, आपकी शक्लें देख के बता सकती हो आपको कौन सा पॉइंट यार, बदतमीजो। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन में था कि हाँ जी अगर आपने कोई मशीन ली है जो 10,000 यूनिट्स बना सकती है, बट आपकी प्रोडक्शन या आपके प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ 5,000 यूनिट्स की है, तो आपने किसी सिमिलर वाले को बोल दिया कि हम दोनों मिलके एक ही मशीन पे काम करते हैं, 5,000 तू बना ले, 4,000 तेरे चाहिए तू बना लेना, मिलके हम इस मशीन को यूज करते हैं। तो अगर आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो आपकी वर्किंग फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, एल्स आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लास्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो आपको डेली रिक्वायरमेंट्स का के लिए पैसा चाहिए वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या है बच्चा आपका नेचर ऑफ बिजनेस, अगेन कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, उस पर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले को उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई और ट्रेडिंग वाले की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो। क्या हो गया बेटा, बैक पैक कर रहे हो, टाइम हो गया। तो नेक्स्ट क्या है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन अगेन बड़े स्केल पे है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, छोटे स्केल पे है तो बिजनेस साइकिल। ठीक है था प्रोडक्शन कौन सा साइकिल पे होगी, बहुत या फिर लो पे, जैसे एसी की प्रोडक्शन है उस सर्दियों में नहीं, रॉ मटेरियल से लेके जो एंड फिनिश प्रोडक्ट सेल तक कि प्रोडक्ट बिजनेस साइकिल होता है कि आपको आपके बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। अगर वो टाइम ज़्यादा है, ठीक है, कि आप कहें आज आपने रॉ मटेरियल बनाया और उसे बिकने में आपका 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं, तो उस केसेस में आपकी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपका पैसा क्या हो गया ब्लॉक हो गया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। वरना अगर आपका बिजनेस साइकिल छोटा है, आपकी एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में कम टाइम लगता है, तो आपकी बिजनेस कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। देन कम्स योर सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर्स में क्या है, अगर आपका पीक सीजन चल रहा है, मेन सीजन चल रहा है, तो उस सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई और वरना लो हो जाएगी। देन कम्स योर प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल होता है कि बेटा आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है। अगर ये प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है तो उस केसेस में क्या है, आपका जो लाइक पैसा है रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स तक जाते जाते फंस जाता है, तो उसमें आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहती है वरना लो। देन क्या है बच्चा क्रेडिट अलाउड, कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है। अगर आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में ब्लॉक हो गया। एट द सेम टाइम अगर आपकी कोई क्रेडिट पॉलिसीज नहीं है तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। देन कम्स योर 7 पॉइंट दैट इज क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड का मतलब कि आपको लोग कितना उधार पे पैसा देते हैं। अगर आपकी गुडविल अच्छी है और लोग आपको क्रेडिट दे देते हैं तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर आपको क्रेडिट पे सामान नहीं मिलता, आपको सारा कैश पे डील करना पड़ता है, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेंगी। देन कम्स योर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या कहता था बेटा, कि जो आपका रॉ मटेरियल है अगर वो इजीली अवेलेबल है तो उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लड़ लो बिल्लियों। देख गुड मॉर्निंग। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई लो। हमारे बिजनेस पे नहीं डिपेंड करेगा, हमारे बिजनेस पे नहीं डिपेंड करेगा, मैन्युफैक्चरिंग है या क्या है। तू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की बात कर, लो क्यों, रीजन वेरी गुड। क्या हो गया बेटे, दूधनी भी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ बादाम खाया कर सुबह भिगो के, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है तो आपको ऑब्वियसली स्टॉक करके नहीं रखना पड़ेगा, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होएगा, तो उस केस में जो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उस केसेस में आप बल्क में इंपोर्ट करोगे, ठीक है, ताकि हाँ जी आपकी बाकी कॉस्ट भी सेव हो, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देन कम्स योर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, की आपके जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी कैसी है, वो किस तरीके से काम करते हैं। अगर उनकी एफिशिएंसी हाई है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो हो जाती है, एल्स
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई। देन कम्स योर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कि अगर आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपको आगे जाके कुछ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दिखती हैं, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई एज लो। लेवल ऑफ कंपटीशन, ये बताओ कौन बताएगा? बहुत अच्छा पॉइंट है, लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़ी होगी या कम? भाई ओके, और कुछ? गुड। और एक पॉइंट और, मेरे को वैरायटी ऑफ गुड्स रखने पड़ेंगे। ट्रेडर की बात करें, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे, स्टॉक भी ज़्यादा होना चाहिए और वैरायटी भी ज़्यादा होनी, तो इसलिए उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एंड देन लास्ट वन इज योर इन्फ्लेशन। ये तो आप बता ही दोगे, इन्फ्लेशन में क्या है कि अगर चीज़ों के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अच्छा ज़्यादा होती है वरना लो होती है। एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर के नोट्स बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही बचा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।